नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से खूब अच्छे होंगे और अंत समय में इतना अच्छा पढ़ रहे होंगे, इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि आपका जो पेपर है वो खूब अच्छा हो जाए। और इसी क्रम में एक प्रयास और है। 2013 में जीआईसी लेक्चरर का पेपर कैसा आया था? ये प्रवक्ता का जो एग्जाम है पहले दूसरे पैटर्न पे होता था। लेवल वही है जो आज पूछा जाएगा, वैसा ही लेवल आज भी पूछा जाएगा जो अ, अभी पेपर होने वाला है। आज का मतलब है कि जो इस समय भावों को लीजिए। और पेपर में भी कई बार भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन भावों को आप समझते हैं तो उत्तर आसानी से निकलता है। 2013 के पेपर को देखेंगे, अपडेट करने की कोशिश करेंगे जहां पे करंट अफेयर है। और ऐसे ही प्रश्न आप तैयार करके जाएंगे। टेस्ट सीरीज में जो हमने प्रश्न दिए हैं वो ऐसे भी हैं, इससे अच्छे भी हैं, इससे थोड़े कठिन भी हैं, क्योंकि आपके और अच्छे प्रश्न तैयार हो जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कीजिए। शाम को 8 बजे मैराथन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक वीडियो में पूरा हमने कवर किया है। भूगोल वाले भी उसको देखें और जीएस वाले भी, और उसको खूब ज्यादा शेयर करें। ये आपको अच्छा लगता है तो इसको पसंद जरूर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है इसकी जरूरत है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? कभी कभी पित्ताशय में पत्थर हो जाते हैं, आपको पता है, और जिसको पथरी कहते हैं। तो पित्ताशय थैली में वैसे पित्तरस होता है, यकृत में बनता है पित्तरस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पित्तरस जो बनता है वो यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। और ये इकट्ठा इकट्ठा कहां पर होता है? ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में, पित्त आशय में। और जब ये वहां पे पत्थर बन जाएंगे तो वहां पर समस्या हो जाती है और वसा का पाचन जो है वो नहीं हो पाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और दो तीन प्रश्न यहां से आप तैयार कर लीजिए कि पित्त रस बनता कहाँ है? तो यकृत में। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय क्या करता है? वसा का एमएलसीकरण करता है। और अगर उसमें पत्थर बन जाएगा तो समस्या, पेन भी होता है, कई बार पित्त की थैली निकाल दी जाती है जब ये ऐसी प्रॉब्लम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रोग जो आनुवंशिक यानी कि अपने माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, तो इनमें से जो रंजकहीनता है, रंजकहीनता का मतलब अल्बिनिज्म और नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और हिमोफीलिया और वर्णांधता। तो वर्णांधता, रंजकहीनता, हिमोफीलिया ये तो आनुवंशिक है, लेकिन रतौंधी जो है ये आनुवंशिक रोग नहीं है। रतौंधी क्यों होता है, जरा इसके बारे में बात करें। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। रात में जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसको दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? तो विटामिन ए से समृद्ध चीजें आप खाइए। विटामिन ए से जितनी भी समृद्ध चीजें हैं, और वैसे आंखों में जिनके प्रॉब्लम है वो पालक खाएं, साग वाली सब्जियां खाएं, जितनी भी विटामिन से, पपीता खाएं, मतलब ये सब खाएंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? देखिए कितने सरल सरल प्रश्न है। निर्वात में, पानी में, स्टील में और हवा में। तो ध्वनि को माध्यम चाहिए और स्टील में सबसे अच्छा माध्यम उसको मिलेगा। अनुदैर्ध्य तरंग होती है ध्वनि, तो माध्यम की आवश्यकता इसमें होती है। और इसलिए निर्वात में इसका संचरण होता ही नहीं है। और ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों माध्यमों में चलेगी। इसमें से जो ठोस होगा उसमें सबसे ज्यादा तेज गति से चलेगी, और स्टील जो है ये ठोस है तो इसमें सबसे तेज गति से ये चलेगी। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, क्या करें? अगर आप लिफ्ट में चढ़े हैं और आप मान लीजिए 50 किलो के हैं, तो किसी वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक तब आपको अपना भार ज्यादा लगने लगेगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी। ऊपर की ओर जब त्वरित होगी और जब नीचे आएगी तो आप हल्का महसूस करेंगे। बात समझ में आ रही है? लिफ्ट में जब बैठिएगा इस बार तो ये प्रयोग करके देखिएगा, वैसे आपको ये अनुभव होगा ही। अब इसका डेरिवेशन बड़ा लंबा होता है और वो डेरिवेशन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। बस इतना आप ध्यान रखिए कि जब समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं होते हैं? अपरूप किसके नहीं होते हैं, है ना? एलोट्रोप्स किसके नहीं होते हैं? कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन किसके नहीं होते हैं? तो सभी तत्वों के, इसमें कार्बन के भी अपरूप होते हैं, फास्फोरस के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, सबके होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जिसके अप्रूप ना हो। अप्रूप का मतलब होता है जिस तत्व के दो या दो से अधिक रूप होते हैं, है ना? इसमें भौतिक और कभी कभी रासायनिक गुणों में भिन्नता भी आपको मिलेगी, लेकिन उसके रूप होते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, लगभग 1000 बार ये पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ भी कहते हैं।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गर्म होने पर द्रव में पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाती है। अगर इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं पिघलेगी, सीधे गैस में बदल जाएगी, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। पहला और दूसरा ये दो सूचियां हैं, इसको सुमेलित करना है। हीरा, संगमरमर, स्नेहक, बालू। तो इसमें जो हीरा है ये क्या है? तो ये कार्बन से इसको सुमेलित करिए। संगमरमर जो है इसको कैल्शियम से, कैल्शियम तत्व। स्नेहक जो है, स्नेहक सिलिकॉन हो जाएगा 2, और बालू ग्रेफाइट होता है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऐसे जब आप पेपर करें तो ऐसे लिख के करें, जिससे कि कोई जरा सा भी डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर ऐसे वैसे जो मिलाया जाता है इस तरीके से आप मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला के कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे। लेकिन ये लिखने वाला मुझे सही लगता है, क्योंकि यही कोड यहाँ छाटना होता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये तरीका मुझे ठीक लगता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। अब ये कोई करंट का प्रश्न नहीं था, है ना, लेकिन योजना इंपॉर्टेंट है तो आपसे पूछ ली गई, और ये योजना 1999 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल में, अगर आपसे और डिटेल में पूछा जाए तो अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो ग्रामीण परिवार है, उन वहां पे स्वयं सहायता समूह डेवलप करना और उनको प्रशिक्षित करना, ऋण उनको देना, प्रौद्योगिकी के बारे में बताना, जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? पहले पंचवर्षीय योजनाओं पर खूब प्रश्न पूछे जाते थे, जब से नीति आयोग आ गया तब से इस पे प्रश्न पूछना थोड़ा सा कम हो गया है। तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? तो इनमें जितनी भी दी है उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा हुई थी। ये प्रश्न अब पूछे जाने की संभावना बिल्कुल जीरो है, लेकिन पेपर में आया था इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट या जो भी हमने करंट में कराया है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट का जितने भी 8 एपिसोड है, लोग कह रहे थे उसका मैराथन कराने, मैं सारा एक साथ उसको सोच रहा हूँ 1-2 दिन में आपको दे दूं, और उसको एक क्लिक करेंगे आप बढ़ा के स्पीड और तेजी से देख लेंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? जनगणना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका एक वीडियो मैं आपको सोच रहा हूँ रिवीजन करा दूं 10-15 मिनट में पूरा, तो ये भी हो जाएगा। ये लास्ट टाइम के सब काम होते हैं जिससे आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठी रहे। तो सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 में हरियाणा में लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 808-7-9, जबकि अभी बढ़ा है। 2021 की जनगणना जब होगी तो पता चलेगा। जम्मू कश्मीर में उस समय 8-8-9 था। पंजाब में भी कम था, 895 था, है ना, 895, लेकिन ये 879, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, संस्थानों पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये नई दिल्ली दे रहा है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संस्थान ही सारे नहीं दिए हैं। देखिए एक ये भी पूछ लिया है कि किसके समय, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो 25 दिसंबर 2000 से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही इसको शुरू किया गया था। उनका बर्थडे होता है इस दिन, तो ये बी ऑप्शन इसका गलत दिया है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। लोग कहते हैं जीके पूछा जाएगा, अब ये जीके नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप कई फैक्ट, जीएस जीके में अंतर ये होता है कि केवल एक फैक्ट पे आपको जो क्वेश्चन आसानी से जनरल नॉलेज पे हो जाए, यहाँ पे देखिए एलिमिनेट भी करना पड़ रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। तो हर तरीके के प्रश्न को तैयार रखिए। यदि 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखी जाए तो अंक 5 का उपयोग कितनी बार किया जाएगा? सिंपल सा इसका तरीका होता है, बहुत लोगों को तो जिनकी प्रैक्टिस है रटा ही रहता है, और इसका उत्तर ही लोग रटे रहते हैं। तो 20 बार इसका सही उत्तर है, नहीं तो आप देख लीजिए 5, 15, 25, 35 ऐसे करते चले जाइए। और उधर पूरी 51 से 50 वाली जो सीरीज हो, जो 51 से 59 वाली सीरीज, 50 भी उसमें आएगा, 50 से 59 वाली सीरीज सब जोड़ेंगे तो ये 20 बार होगा, है ना। 5 अंक का प्रयोग 20 बार होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पीसीएस में ऐसे प्रश्न कमीशन पूछता है कई बार। पीसीएस का मतलब यूपीपीएससी के एग्जाम से। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये जनरल डायर का नाम आपने सुना है ना। ये नालायक 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जनसभा जब आयोजित हुई थी, तो उसमें इसने गोली चलवा दिया था। और भीड़ में जब गोलियां इसने चलवाई तो बहुत सारे, हजारों की संख्या में, रिपोर्ट्स तो कम की है लेकिन हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। डेट याद रखिए, 13 अप्रैल था 1919। कहां था? अमृतसर में। अमृतसर में जलियांवाला बाग,
जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? कौन सा आंदोलन है इसमें? मोपला विद्रोह, वहाबी, अलीगढ़ और खिलाफत। मोपला ही आप इसमें केवल निकाल सकते हैं, बाकी में कंफ्यूजन हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक सेवर्स की संधि हुई थी। सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि। तो सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। तो संसार के जो समस्त मुस्लिम हैं तुर्की को क्योंकि अपना खलीफा मानते थे, तो अब उसमें समस्या हुई। तो इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। तो खिलाफत आंदोलन वो था, और खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ ये चले गए थे। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे थे, एमजी रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे इनका पूरा नाम था, है ना। नरमपंथी नेता थे, इनके बारे में और नोट करिए, नरमपंथी नेता थे ये। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 की बात है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना इन्होंने की थी, है ना। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? रक्त और लौह की नीति, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बलवन, बलवन बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गयासुद्दीन बलवन किस वंश का था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गुलाम वंश में ही था। इसका वंश क्या था? गुलाम वंश में था। और ये योग्य था। बाद में ये इल्तुतमिश से सबसे घनिष्ठता हो गई, उसके नजदीक आ गया और बाद में ये शासक बना। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भारतीय विजेता है। अब भारत के जब कोई होते हैं तो पूछा जाता है, लेकिन यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको, नोबेल प्राइज आप तैयार रखिए। नोबेल प्राइज जैसे शांति है या कोई है, तो 2021 का जो नोबेल प्राइज है अगर वो मिला है तो, नहीं तो जो अवार्ड्स 20 के मिले हैं तो 20 वाले आप बिल्कुल तैयार रखिए। जैसे 2020 का पीस का किसको मिला है? 2020 का ये पीस वाला बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है WPF को, WFP बोलते हैं इसको, WFP को मिला है। अब उस समय जो ये पुरस्कार मिला था, जो ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये मिला था उनको, कैलाश सत्यार्थी को। इसलिए पूछ लिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जो है भारत के 8वें व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को मिला है, और किसको किसको मिला है जरा बताइएगा। तो ये इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी पुराने प्रश्न मिले तो उनको अपडेट करिए। तो वर्ल्ड फूड जो ये प्रोग्राम है इसको 2020 का दिया गया था। 2014 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन अधोलिखित में से किस देश में किया गया था? अब जैसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अब फुटबॉल कप आप कौन सा तैयार करेंगे? जो लेटेस्ट होगा, जो लेटेस्ट फुटबॉल कप होगा, तो फुटबॉल कप वर्ल्ड लेवल का अब कहां होने वाला है इसको तैयार करेंगे। तो जो फुटबॉल कप 2000 जैसे ये 14 में हुआ था, फिर अब कब होगा? 21 में क्या कोई होने वाला है? तो उसको आप तैयार करिए, ये कहां पर होगा या कहां पर हुआ है। इस तरीके से आप जब आप करेंगे तो आपको काफी मतलब अपडेटेड क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। दिसंबर 2021 में अभी ये फुटबॉल कप होने वाला है, तो वो कहां पर होगा इसको आप तैयार कर लीजिए। तो हमको आप लोग बताएंगे कि ये कहां पर होगा, इसको सर्च करेंगे, है ना, इसको सर्च करेंगे। 2021 में होने वाला है तो ये कहां पर होगा इसको जरा कमेंट करके बताएंगे, मैं पिन पोस्ट करूंगा जिनका कमेंट होगा इसमें। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? अब इस समय अफगानिस्तान में तो जान ही रहे हैं कौन क्या है। अशरफ गनी उस समय बने थे तो पूछ लिया गया था। करंट अफेयर में हमने बहुत सारे देशों के शासक कराए हैं, करंट अफेयर की श्रृंखला आप देखिए, उससे आपके ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे। उस समय अशरफ गनी अहमद जई थे, है ना। तो अब इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है? करंट से चीजों को अपडेट करना है। करंट से चीजों को अपडेट करते रहेंगे तो ये प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अब ये प्रश्न देखिए, जीके का प्रश्न आपसे पूछ लिया गया तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये प्रशांत महासागर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसी में आपको मैरियाना ट्रेंच मिलती है, 11,022 मीटर ये गहरी मैरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा स्थल है ना। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है?
बिल्कुल सामान्य सा कैलाश श्रृंखला से होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कैलाश श्रृंखला में ये सिंधु नदी का उद्गम होता है, फिर तिब्बत से निकलती है, कश्मीर पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है? रूलर, हेक्टेयर, रिक्टर, डेसिबल। तो डेसिबल से तो आप जानते हैं, डेसिबल से तो नहीं नापा जाएगा, है ना। डेसिबल से क्या मापा जाता है? और रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये तो आपको पता ही है। 1935 की बात है। 1935 में एक रिक्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही पैमाना बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। सिस्मोमीटर भी इसी से रिलेटेड होता है। भूकंप और भूकंपीय तरंगों के बीच की दूरी के आयाम के आधार पर एक सूत्र बनाया जाता है। सिस्मोग्राफ भी इसी से तैयार किया जाता है। तो सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, रिक्टर पैमाना, ये सब भूकंप से रिलेटेड है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? अब ये प्रश्न 5 जून को मनाया जाता है। अब आपने 5 जून तो तैयार कर लिया, लेकिन 5 जून को जो एनवायरमेंट डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? एनवायरमेंट डे की थीम क्या थी, ये भी तो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस बार की इसकी थीम भी आप तैयार रखिए। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसकी इस बार की थीम थी। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इसकी इस बार की थीम थी, तो ये भी आप तैयार रखिए। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन ये 2021 की जो पर्यावरण डे है उसकी थीम थी। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? न्यूनतम, सबसे कम। तो इसमें जो हाइड्रोजन है ये सबसे कम करेगा, इससे कोई प्रदूषण होता ही नहीं है, ना के बराबर, है ना। और दहन से केवल क्या निकलेगा? जल निकलेगा, गर्म वायु का उत्सर्जन होगा ही नहीं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए हर तरीके से ये अनुकूल है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है? कौन सा है ये? तो इसको शुक्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भोर का तारा, संध्या का तारा, चमकीला ग्रह, है ना, ये सब कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट का ये ग्रह नहीं है, बुध सबसे निकट है, लेकिन भोर का तारा, सूर्य का तारा कहा जाता है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसको, समझ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचयन करते हैं, सही है। आलू का खाद्य योग भाग स्तंभ कंद होता है, ये भी सही है। गन्ने के पौधों में शर्करा का संचयन तने में होता है, ये भी सही है। जब आप गन्ना चूसते हैं ऐसे मुंह से, जब आप छील के उसको चूसते हैं तो देखिए तने में ही मिठास मिलती है। सभी पौधे नाइट्रोजन का उद्ग्रहण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं, सभी नहीं कर सकते। यहां पर ध्यान रखिएगा, जितने भी पल्सेस वाले पौधे हैं, दालों वाले पौधे हैं, वो करते हैं। अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का उद्ग्रहण ये करते हैं, सभी पौधे नहीं कर सकते। नींबू, गाजर, संतरा, मूली, कौन से इसमें विटामिन सी से समृद्ध है? नींबू खट्टा है, इसमें मिलेगा। संतरा खट्टा है, इसमें मिलेगा। आंवले में मिलेगा, है ना। टमाटर में मिलेगा। तो 1 और 3 हो जाएगा विटामिन सी, है ना। मिर्चे में भी विटामिन सी, सी करते हैं ना आप खा के, उसमें भी विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ये रासायनिक नाम होता है। 100 से 500 की 20 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? मैथ के 3 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, रीजनिंग मैथ मिला के। तो ऐसी संख्याएं आप कैसे निकालेंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए हमें। कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अब फार्मूले से इसको लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला होता है, उसमें ऐसे निकालते हैं Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें पहली संख्या आप निकालेंगे तो पहली 13 से विभाजित होने वाली 13 है, और 500 के लास्ट में जो 500 के करीब की जो संख्या होगी, कौन सी? 494 आपकी निकलेगी, 13 से विभाजित होगी। फार्मूले में आप इसको रखेंगे तो Tn का मतलब जो लास्ट नंबर विभाजित होगा, तो 494 ये हो जाएगा, बराबर ए यानी कि 13 जो प्रारंभिक नंबर है, और प्लस n माइनस 1, तो n तो आपको निकालना ही है, तो ये n माइनस 1 ही रखिए, और यहाँ पे डी भी ये 13 हो जाएगा। तो ये पहली संख्या विभाजित होने वाली, और किससे विभाजित करना है इसको जब आप सॉल्व करेंगे, n का मान यहाँ पे निकालेंगे, n की वैल्यू, तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा ये 481 बटे
3, 13 और ये फिर हो जाएगा, इसको आप जब कट करेंगे तो 37 आ जाएगा, इधर ये +1 तो ये 38 संख्या आ जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ए बी सी डी और ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए और सी का योग 146 है, तो ई का मान कितना है? बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको मैथ रीजनिंग करने में दिक्कत होती है वो और पोर्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए और प्लस सी यहां पर दिया हुआ है कितना? 146 दिया हुआ है और दिया हुआ है कि ई का मान कितना निकालना है, और ए बी सी डी ई 5 निरंतर ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, और ए और सी का योग 146 है, ई का मान कितना है? तो अब ए प्लस सी इतना हो गया, अब 5 निरंतर ये संख्याएं हैं, तो ए बी सी डी ई इनका टोटल का आपको ऐसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? ई का मान आपको निकालना है, तो इसको आप a प्लस सी को 146 जान रहे हैं। अब इसका एक फार्मूला बनाइए, विषम संख्याएं हैं निरंतर, तो x और c की जगह पे, अगर ये इसको हम a को x मान लें तो c की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? तीसरी संख्या है ये, तो x प्लस 2 का अंतर होगा, तो यहाँ पे x प्लस 4 हो जाएगा, इतना बराबर 146 आ जाएगा। यहां से x का मान आप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा 142। बात समझ में आ रही है? तो x बराबर यहाँ पे इसका हाफ, तो 71 हो जाएगा, ठीक है। अब ई निकाल रहा है, तो ई 5, ये ए का मान आपने निकाल लिया, x बराबर 71। अब ये विषम संख्याएं निरंतर है, तो 2 2 का अंतर आएगा, तो 2 2 4 2 6 तो 8, x में 8 अगर आप जोड़ देंगे तो ये ई का मान निकल आएगा। मतलब आप ऐसे कर लीजिए, ई बराबर हो जाएगा x प्लस 8, तो 71 प्लस 8 तो 79। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? छोटे छोटे ये प्रश्न है, ऐसे निकालिए। यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? कितना बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस समय 20 साल का है, 4 साल बाद कितने का होगा? अरे सिंपल सा, 24 साल। कभी कभी बेवकूफ बनाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आज आपकी आयु 25 साल है, तो 4 साल बाद आप 29 साल के हो जाएंगे ना। ऐसे आज अगर 20 साल का राम है, तो 4 साल बाद 24 वर्ष का, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। शाम को 8 बजे मैराथन क्लास में ज्योग्राफी आज पूरी कवर होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको जरूर देखें। बीच में जो वीडियोस आएंगे, करंट का एक पूरा कंपाइल करके मैं दिए दे रहा हूं, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। पिछले पेपर्स के टेलीग्राम पे पीडीएफ दिए गए हैं, करंट अफेयर भी वहां पे दे दिया गया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, और अगर कोई जानकारी चाहिए टेस्ट्री से संबंधित, पीसीएस, आरओ, इन सबसे 6307281212 पर मुझे कांटेक्ट करिए। हम लोग, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच।